उससे पहले कुछ रिकवरी कर लेते हैं जो क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे थे। क्लास 9 में हम लोग क्या पढ़े थे? क्लास 9 में हम लोग मैटर के बारे में पढ़े थे। तो मैटर किसे कहते हैं? विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, जो कि स्थान भी घेरता है और जिसके पास द्रव्यमान यानी मास भी होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं द्रव्य यानी मैटर कहते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो वैसे तो 5 आप लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 में, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। लेकिन यहाँ हम लोग मुख्यतः किसकी बात कर रहे हैं? 3 की। पहला कौन सा हम लोग बात कर रहे हैं? ठोस की, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। इतना तो पता ही होगा विद्वानों को। दूसरा होता है द्रव, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड। और तीसरा होता है गैस। क्या होता है? गैस, जिसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? गैस ही कहते हैं। ठीक, तो अब इनके बीच में कुछ छोटा मोटा डिफरेंस देख लेते हैं। और आधार क्या रहेगा? केवल 2 आधार पे, इन्हीं 2 आधार पे। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग सॉलिड की डिफिनेशन भी जान लेंगे, क्योंकि वही तो आज में चैप्टर में पढ़ना है। तो बेस, अब पहला बेस क्या लेंगे? 2 ही बेस लेंगे हम लोग, पहला बेस, दूसरा बेस। पहला बेस ले हम लोग ले ले रहे हैं अंतरा अणुक बल। अंतरा अणुक बल, ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। दूसरा आधार हम लोग ले लेंगे आणविक दूरी। आणविक दूरी यानी मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक, क्या? मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक। चलिए, तो सबसे पहली बात करेंगे ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। अगर अंतराणुक बल की बात करें तो देखिए, एक वर्ड हम बार बार यूज करेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसको हिंदी में कहते हैं अवयवी कण। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसको हिंदी में कहते हैं अवयवी कण। तो जब जब इसकी बात करेंगे तो आप समझिएगा किसकी बात हो रही है। चाहे आप उसको आयन कह लीजिए, चाहे आप उसको एटम कह लीजिए, और चाहे आप उसको मॉलिक्यूल कह लीजिए, तो सब बात हम एक किससे मिलके बना है? वही तो अवयवी कण होता है। तो आप यही समझिएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक। चलिए, अंतराणुक बल की बात करें तो अंतराणुक बल सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस, क्योंकि उसके पार्टिकल एकदम पास पास होते हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? किसमें होता है? ठोस में। तो इसमें क्या होगा? प्रबल, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग। चलिए, और सबसे दुर्बल, सबसे कमजोर किसमें होता है? तो गैस में होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर पे होते हैं ना, बहुत दूर दूर। वो हमेशा 15 अगस्त मनाता रहता है, स्वतंत्रता दिवस हमेशा स्वतंत्र रहता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा, दुर्बल यानी कि वीक, ठीक। चलिए, अगर द्रव की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे तो इनसे तो कम रहता है, लेकिन इनसे क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया। अब आइए बात करते हैं आणविक दूरी की। तो सोचिए, ठोस में कैसा होगा? आणविक दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी कि कम होगी? अरे भाई, हमने बता के आ रहे हैं कि ठोसों के अवयवी कणों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब वो कहां होंगे? पास पास होंगे। तो यहां पे जो आणविक दूरी होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। तो क्या लिख देंगे? शॉर्ट होती है, ठीक। अगर हम लोग यही गैस की बात करें तो भैया हम बताए हैं आणविक दूरी, सोचिए, हम अभी बता के आ रहे हैं कि हमेशा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मनाता रहता है, बहुत स्वतंत्र होता है। एक पार्टिकल चौराहे पर रहेगा तो एक पार्टिकल राजेंद्र कॉलेज में रहेगा, है ना। तो इसका मतलब इसमें मॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी आणविक दूरी का मामला क्या होगा? ज्यादा, सबसे ज्यादा दूरी पे होंगे इसी में। तो क्या हो जाएगा? ज्यादा, मीन्स मोर। चलिए, अब अगर द्रव की बात करें तो आणविक दूरी क्या होती है? तो इसमें द्रव में आणविक दूरी क्या होती है? ठोसों से तो ज्यादा होती है, लेकिन गैस से कम होती है। इसलिए इसको फिर से हम क्या कर देंगे? मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट। मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। चलिए, तो आप जो नॉर्मल डिफरेंस था वो समझ गए हैं। अब हम लोग किसको यहां से प्रिसीड करेंगे? ठोस अवस्था को, क्योंकि हमारा यही चैप्टर है। तो अब हेडिंग लगा लीजिए, डिफिनेशन किसकी? ठोस अवस्था की। तो लिखिए, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण
अवयवी कण। अब ये अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ भी ले लीजिए, जैसे अणु, परमाणु या आयन, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो क्या बोले? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु अथवा आयन प्रबल अंतरा अणुक बल द्वारा, प्रबल अंतरा अणुक बल द्वारा अंतरा अणुक बल द्वारा, है ना, ये क्या है? प्रबल अंतरा अणुक बल द्वारा। अब एकदम ठोसों के आणविक दूरी क्या होती है? सबसे कम होती है, मतलब एकदम क्लोज, एकदम पास पास होते हैं, क्लोज पैकिंग होती है। तो क्या कहेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु अथवा आयन प्रबल अंतरा अणुक बल द्वारा सबसे कम होती है मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मतलब एकदम क्लोज होते हैं, एकदम पास पास होते हैं और पैक्ड होते हैं। तो प्रबल अंतराणुक बल द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं, निकटस्थ संकुलित होते हैं, संकुलित, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है, ठोस अवस्था। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, ये तो क्लास एक प्रकार समझिए क्लास 9 का चल रहा है, ठीक, इंट्रोडक्शन चल रहा है। मान लीजिए 3 4 5 हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका जैसे ये मार्कर ही है, तो सोचिए इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है? फिक्स है, द्रव्यमान फिक्स है इसका। और कितना स्थान घेरना है? यहाँ भी उतना स्थान घेरेगा, यहाँ भी, आपके घर में भी, आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं उससे उसके सामने बैठ के अगर देखेंगे तो उतना ही स्थान घेरेगा। आप मोबाइल भी चाहे अपने पॉकेट में रखिए उतना ही स्थान घेरता है, और चाहे मम्मी कहीं छुपा दे तो उतना ही स्थान घेरता है। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है? मास, वॉल्यूम तथा शेप पूरी तरीके से क्या फिक्स होता है। तो इसका मास, वॉल्यूम तथा शेप निश्चित होता है, निश्चित होता है। चलिए दूसरी बात करते हैं। तो इसमें अभी हम बता क्या रहे हैं, इसमें जो अंतराणुक दूरी क्या होती है? अंतराणुक दूरी सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा किसमें होती थी? गैस में होती थी। तो दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी इसमें, इनमें अंतरा अणुक दूरी सबसे कम होती है, या कहीं कहीं लिखा रहता है नगण्य होती है, क्लास 9 में लिखा है नगण्य होती है। तो सबसे कम होती है, शॉर्ट होती है ना। चलिए, अब चूंकि अंतरा अणुक दूरी सबसे कम होती है, तो क्यों होती है? क्योंकि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे को प्रबल अंतरा अणुक बल द्वारा आकर्षित करते रहते हैं। तो थर्ड ये हो जाएगा, इनमें प्रबल अंतरा अणुक बल होता है, इनमें इनके अवयवी कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच प्रबल अंतराणुक बल होता है, प्रबल अंतराणुक बल होता है। चलिए ये भी हो गया। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो पांचवा क्या? अब देखिए इसको हम दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करना चाह रहे हैं, क्या दब रहा है? नहीं दब रहा है। क्यों नहीं दब रहा है? क्योंकि ये दृढ़ भी है ना। तो ये इनकंप्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य होते हैं, इनको आप दबा नहीं सकते हैं। और चूंकि ये बहुत ही कठोर हैं, है ना, तो आप इसको लिख लीजिए कि ये असंपीड्य, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इनकंप्रेसिबल, तथा दृढ़ या कठोर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिजिड होते हैं। चलिए अब लास्ट बात कर लेते हैं। अब देखिए, चूंकि इनके कण कैसे होंगे, जो अवयवी कण होते हैं, इनकी पोजीशन, स्थिति की बात की जाए तो हमेशा फिक्स होती है। देख रहे हैं ना, इनके एकदम प्रबल अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इनके कणों की पोजीशन एकदम क्या होती है? फिक्स होती है। तो लिख लीजिए, इनमें अवयवी कणों की पोजीशन फिक्स होती है, इनमें अवयवी कणों की पोजीशन, अवयवी
कणों की पोजीशन फिक्स या निश्चित होती है, फिक्स होती है। बात करते हैं ठोसों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका एक आधार है। इसका आधार हम लोग लेंगे कि जो अवयवी कण हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, वो किस तरीके से व्यवस्थित हैं। तो अगर बात करें कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, मींस ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठोसों को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। किस किस भाग में? अगर पहली बात करें और दूसरी भी बात ही कर लेंगे, तो पहला वाला ही हमको इस यूनिट में पढ़ना है। पहला क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा होता है हम लोगों का अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। तो अब सोचिए अब कैसी बात होगी। तो भाई कैसे दोनों को समझे, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे आप लोग चाक को देखे होंगे, चाक भी देखे होंगे, या आप लोग मार्बल भी देखे होंगे, है ना, मार्बल भी देखे होंगे। और दोनों का फार्मूला सेम होता है। क्या होता है? CaCO3 ही होता है। कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं और फिर बेस दे रहे हैं, फिर चलते हैं इसके दीवार की ओर। तो चाक और मार्बल देखे होंगे, दोनों का फार्मूला क्या होता है? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर हम लोग चाक को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन क्या मार्बल को आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं? क्या नहीं ब्रेक कर सकते। लेकिन उसके अवयवी कण तो सेम है, कैल्शियम कार्बोनेट, अवयवी कण तो सेम है। लेकिन फिर चाक और मार्बल के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो बस यही अंतर है तो दोनों सॉलिड। क्या? फिर से वही बात, दोनों क्या है? सॉलिड ही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो एक कौन सा? ये आपका जो मार्बल होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। लेकिन ये जो चाक होता है ये आपका होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड। जैसे आप बात करें, चाक होता है, वो कांच होता है, तो एक कांच ऐसा होता है कि जो बिना व्यवस्था के टूट जाता है, और एक कांच ऐसा होता है जिसमें गोला गोला, जो गाड़ी में आप देखते होंगे आगे कांच लगा रहता है, तो गोला 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 करके टूटता है। तो यही डिफरेंस होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक एमॉर्फस सॉलिड होता है। तो यही ध्यान रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे। अब इसी को आगे हम बढ़ाते हैं और एकदम अच्छे समझते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं और एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? तो वे ठोस जिनके अवयवी कण, अब इसको चाहे आयन कहिए, चाहे एटम कहिए, चाहे मॉलिक्यूल कहिए, तो जो भी अवयवी कण कुछ भी हो सकता है, आयन, एटम, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। तो वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा बार बार रिपीट होकर एक फिक्स पैटर्न बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अब रेगुलर अरेंजमेंट यानी नियमित व्यवस्था का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? नियमित व्यवस्था का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? जैसे आपको बढ़िया एग्जांपल दें, आपके क्लास का एग्जांपल दें, तो जो लड़का अटेंडेंस जब होता है, तो जो लड़का डेली आता है, आज प्रेजेंट, कल प्रेजेंट, परसों प्रेजेंट, इसके बाद प्रेजेंट, इसके बाद प्रेजेंट, इसके बाद प्रेजेंट, मतलब महीनों भर प्रेजेंट रहता है, डेली स्कूल आता है, तो टीचर क्या कहते हैं कि ये लड़का रेगुलर स्कूल आता है। यानी बोलते हैं रेगुलर स्कूल आता है, मतलब उसके पार्टिकल कहीं अब्सेंट नहीं है, मतलब वो लड़का कहीं अब्सेंट नहीं है। यहाँ पे पार्टिकल की बात हो रही है, वो लड़का कभी अब्सेंट नहीं है, वो तो यहाँ पे पार्टिकल कहीं अब्सेंट नहीं है, ये रेगुलर अरेंज है ऐसे, है ना। लेकिन अगर वहीं पे कोई लड़का बोल दे, कोई लड़का एक दिन प्रेजेंट हो, एक दिन अब्सेंट हो, एक दिन प्रेजेंट हो, फिर अब्सेंट अब्सेंट अब्सेंट, तो अच्छा मान लीजिए 2 दिन प्रेजेंट हो, 3 दिन प्रेजेंट हो, फिर अब्सेंट हो जाए, फिर अब्सेंट हो जाए, फिर प्रेजेंट, फिर अब्सेंट अब्सेंट अब्सेंट, तो देखिए एक आर्डर दिखता रहता है लेकिन फिर गायब हो जाता है, तो कोई रेगुलर आर्डर है नहीं, है ना। तो वही बात हो रही है कि वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे अगर NaCl की बात करें तो NaCl में क्या होता है? NaCl में आप जानते हैं एक Na को, एक सोडियम आयन को 6 क्लोरीन के आयन और एक क्लोरीन के आयन को 6 सोडियम के आयन घेरे रहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये क्या हो गया? Na का आयन हो गया, तो इधर भी क्लोरीन के आयन और इधर भी क्लोरीन के आयन, इधर भी क्लोरीन के आयन, इधर भी क्लोरीन के आयन, ऊपर भी क्लोरीन के आयन और नीचे भी क्लोरीन के आयन, है ना। लेकिन ये जो अरेंजमेंट होती है ये नियमित होती है, ये ऐसा नहीं कि केवल एक ही जगह है अब्सेंट हो गया है, एकदम रेगुलर ऑर्डर में। जैसे ये देखिए Na पॉजिटिव फिर Cl नेगेटिव, फिर क्या Na पॉजिटिव फिर Cl नेगेटिव, फिर क्या Na पॉजिटिव फिर क्या Cl नेगेटिव, फिर क्या Na पॉजिटिव फिर क्या Cl नेगेटिव, फिर क्या Na पॉजिटिव फिर क्या Cl नेगेटिव। इसी प्रकार से रेगुलर अरेंज होते हैं, एकदम रेगुलर अरेंज होते हैं, ठीक। तो
इसका मतलब यह पार्टिकल कहीं पे अब्सेंट नहीं है, ये रेगुलर अरेंज हैं। तो और इसके आगे बोल रहा है तथा बार बार रिपीट होकर एक फिक्स पैटर्न बनाते हैं। अब बार बार रिपीट होकर फिक्स पैटर्न बनाने का मतलब क्या है, जैसे आपके घर में जब कभी मकान वगैरह बनता रहता है तो दीवार खड़ी होती है, दीवार। अच्छा, इस डिफरेंस को भी इस डिफिनेशन को समझाने के बाद तब समझाएंगे, तब अच्छे समझ में आएगा। चलिए अभी के लिए आप जान लीजिए कि वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा बार बार रिपीट होकर एक फिक्स पैटर्न बनाते हैं, सॉलिड स्टेट कहलाते हैं। एग्जांपल आपको हमने NaCl से समझाया, NaCl, सोडियम सल्फेट, क्वार्ट्ज, KCl, ZnS। अभी तो डिटेल में चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे। फिर आइए एमॉर्फस सॉलिड को समझते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं, तो वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती। और बोल दिया है कि इसका मतलब यह निश्चित एवं नियमित व्यवस्था न होने का मतलब है कि अवयवी कण की लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, है ना। बोला है कि अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती, इसका मतलब ये क्या हो जाते हैं, लघुपरासी हो जाते हैं। आप सोचिए, दो वर्ड आ रहा है, एक क्या आ रहा है, लघुपरासी, लघुपरासी इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और एक होता है दीर्घपरासी, दीर्घपरासी इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, समझा रहे हैं। देखिए जैसे अभी वही एग्जांपल दे रहे थे, जैसे आपके घरों में, अच्छा ये तो समझ गए ना कि जिनके अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती। यहाँ पे क्या डेली लड़का आ रहा था तो रेगुलर अरेंजमेंट था, एक दिन 2 दिन आया, 3 दिन आया, दिखने लगा, तब से पैटर्न गायब हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यही देख लीजिए, रेगुलर व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अब रेगुलर व्यवस्था मतलब आपको कैसे समझाएं, जैसे इस प्रकार समझ लीजिए कि आपके स्कूल में प्रेयर होता है, प्रेयर में क्लास 9 की लाइन, क्लास 8 की लाइन, क्लास 7 की लाइन एक लाइन से खड़ी होती है, एक लाइन से खड़ी होती है, तो वो क्या रेगुलर ऑर्डर है। और जब इंटरवल होता है तो इंटरवल में पूरे लड़कों का एक हुजूम, एक भीड़ दिखाई देता है, वो इर्रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। पार्टिकल तो है लेकिन वो क्या है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट है। इधर भी आप देखेंगे भीड़ दिखाई देगी, इधर भी देखेंगे भीड़ ही दिखाई देगी, लेकिन जब प्रेयर की लाइन लगती है तो एकदम रेगुलर ऑर्डर होता है। तो बस वही समझाना चाह रहा है। लेकिन आगे बोला है कि व्यवस्था न होने का मतलब क्या है, कि अवयवी कण लघुपरासी व्यवस्था में पाए जाते हैं। अब लघुपरासी मतलब ये जो यहाँ पे क्या था कि बार बार रिपीट होकर एक फिक्स पैटर्न है, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे घर में काम लगा होता है, मकान बनते रहते हैं, तो अगर एक 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 ईंट रेगुलर ऐसे रखते जाते हैं, रेगुलर रखते जाते हैं, तब जाके पूरी दीवार बन जाती है। लेकिन अब सोचो, 2-3 ईंट रखें फिर गायब कर दें, फिर 2 ईंट रखें फिर 3-4 ईंट गायब रहे, फिर उसके ऊपर जब जोड़ने लगते हैं तो बीच में जैसे ये देखिए, ऐसे एक ईंट यहाँ रखे, एक ईंट यहाँ रखे, रख दिए, ठीक है, ये इतना गायब कर दिया, अब यहाँ ईंट रख दिए। अब सोचिए फिर से ऊपर भी ईंट रखना चाह रहे हैं, ईंट रखना चाह रहे हैं, अब यहाँ वाली ईंट रखा पाएगी क्या, गिर पड़ेगी, तो ऑर्डर नहीं बन पाएगा आगे का। इसका मतलब क्या, ये दीवार बहुत ऊपर नहीं उठ पाएगी, छोटी सी रह जाएगी, लघुपरासी हो जाएगी। तो वही बोला गया है भाई, जब इसके पार्टिकल ही नियमित नहीं है, रेगुलर ऑर्डर में नहीं है, तो दीवार उठ ही नहीं पाएगी, मतलब ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज तक नहीं जा सकते हैं, एकदम शॉर्ट रेंज तक रहते हैं। तो इसीलिए इनमें लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। तो फिलहाल समझ गए होंगे क्या, कि वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा बार बार रिपीट होकर एक फिक्स पैटर्न बनाते हैं। इसका मतलब ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं, दीर्घपरासी व्यवस्था वाले होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और नियमित व्यवस्था ना हो और लघुपरासी हो तो वो क्या हो जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। इसका एग्जांपल जैसे रबड़ है, ग्लास है, प्लास्टिक है, वुड है, वैक्स मतलब मोम, तो यही सब है, ये सब क्या कहलाते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। आइए अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस की चर्चा करते हैं। तो डिफरेंस की शुरुआत कहाँ से होगी, सबसे पहला गुण हम लेंगे किस आधार पर, तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्यामिति के आधार पर, ज्योमेट्री के आधार पर देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो अब देखेंगे कि किसकी ज्यामिति निश्चित होती है और किसकी अनिश्चित होती है। तो क्रिस्टलीय ठोसों की अगर बात करें तो इनमें अवयवी कण कैसे थे, एकदम रेगुलर ऑर्डर में अरेंज थे। तो रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होने के कारण इनकी जो ज्यामिति थी वो कैसी हो गई थी, निश्चित हो गई थी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अरे भाई जैसे ये देखिए NaCl की बात करें तो क्या था, Na पॉजिटिव था और Cl निगेटिव था, Na पॉजिटिव था Cl निगेटिव था, Na पॉजिटिव था Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव। इस तरीके से इसके पार्टिकल थे। तो ये एक रेगुलर ऑर्डर में थे, इसलिए इनकी जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। तो लिखेंगे इनकी ज्यामिति जो होती है नियमित एवं निश्चित होती है,
नियमित एवं निश्चित होती है। लेकिन अगर यहीं पे अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई भी निश्चित ज्यामिति नहीं होती, कोई कैसे भी कहीं भी अरेंज रहता है, कोई भी कैसे भी कहीं भी अरेंज रहता है, तो कोई भी नियमित और निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई भी निश्चित, या लिख दीजिए अनिश्चित एवं अनियमित ज्यामिति, अनिश्चित एवं अनियमित ज्यामिति, अनियमित ज्यामिति। चलिए, तो पहला डिफरेंस हम लोग ज्यामिति का देख लिए। आइए दूसरा डिफरेंस देखते हैं, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनका गलनांक जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, मतलब अगर बात करें कि 140 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना है उसको, तो वो गल जाएगा, वो पिघल जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार अगर बात करें अक्रिस्टलीय, लेकिन अभी रीजन की बात कर रहे हैं, अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो यहाँ पे इनका गलनांक जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा लिख कर थोड़ी ना लेना है, ऐसा क्यों होता है, तो रीजन समझिए। सबसे पहले किसका रीजन समझेंगे हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, कि क्यों इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक जो है वो निश्चित होता है। तो देखिए भाई, हम जब आपको इसकी प्रॉपर्टी बता रहे थे ठोस की, तो वहां हमने बताया था कि इनकी कणों की पोजीशन जो होती है वो फिक्स होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए इर्रेगुलर ऑर्डर में है, तो यहाँ पे कणों की पोजीशन तो फिक्स होगी, यहाँ इर्रेगुलर ऑर्डर में है तो कणों की पोजीशन फिक्स है ही नहीं कहीं पे, है ना। तो देखिए सीधा सी बात समझिए कि इसमें कणों की पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। कणों की पोजीशन क्या होती है, कणों की पोजीशन फिक्स होती है। अब कणों की पोजीशन फिक्स होने का क्या तात्पर्य है कि इनके जो अवयवी कण हैं इनके बीच में लगने वाला अंतराणुक बल जो होगा उसकी स्ट्रेंथ भी फिक्स होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या होगी, फिक्स होगी, स्ट्रेंथ भी फिक्स होती है। तो अब कणों की पोजीशन फिक्स, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ भी फिक्स हो गई। तो जब इनको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिलती है ब्रेक होने के लिए, पर्याप्त मात्रा में इनको ब्रेक होने के लिए एनर्जी मिलती है, तो इनके बांड एक साथ टूट जाते हैं, एक साथ टूट जाते हैं, एक साथ टूट जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो निश्चित होता है। लेकिन यहाँ पे अनिश्चित होता है। जैसे प्लास्टिक को देखिए, तो प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक में कहीं पे आप देखेंगे, जैसे प्लास्टिक जलता हुआ देखे होंगे, तो कहीं पहले प्लास्टिक कैसे होता है, सिकुड़ना शुरू होता है। तो जब जलने लगता है तो कहीं देखेंगे कहीं पे वो पूरी तरीके से जल नहीं रहा है, कहीं वो पूरी अपने ठोस अवस्था में बचा हुआ है, कहीं पे भी उसमें लिक्विड का बुलबुला निकल रहा है, तो कोई एकदम पिघलना शुरू हो गया है, तो कोई अभी सिकुड़ रहा है। तो पूरी ज्यामिति में आप देख लीजिए हर जगह एक रेगुलर ऑर्डर नहीं मिल रहा है उसके जलने का, कहीं वो बचा हुआ है, कहीं पे बुलबुला निकल रहा है, कहीं पे वो पिघल चुका है। तो इसलिए इनकी ज्यामिति जो होती है वो निश्चित होती है। ये लिख लीजिए, ये विस्तृत तापमान परास में पिघलते हैं, ये विस्तृत तापमान परास में पिघलते हैं। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, ये अनिश्चित में ही बता रहे हैं, इसी में बता रहे हैं कि ये विस्तृत तापमान परास में पिघलते हैं। यहां पे अगर हमने बोल दिया कि 240 पे ये मेल्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा होगा कि 100 से, जैसे कोई प्लास्टिक है तो 100 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान दीजिए, तब वो जाके पिघलेगा, है ना। तो यहाँ पे वाइड टेम्परेचर रेंज होता है, विस्तृत तापमान परास होता है। आइए अब किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं गलन उष्मा की, हीट ऑफ फ्यूजन। गलन उष्मा की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते थे, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, क्वथनांक भी इनका निश्चित होता है, ये भी डाले रहिएगा, क्वथनांक भी निश्चित होता है और उनका अनिश्चित होता है। और इनकी इंग्लिश क्या होती है, ज्योमेट्री। ठीक, अब देखिए भाई, चूंकि कणों की इनका जो गलनांक था वो निश्चित था, इसका मतलब जो गलन उष्मा होगी वो भी क्या होगी, निश्चित होगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये भी क्या होगा, गलन उष्मा क्या होगा, हीट ऑफ फ्यूजन निश्चित होता है ना। और इनमें गलन उष्मा क्या होगा, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। नेक्स्ट डिफरेंस किसके आधार पर देखेंगे, अवयवी कणों की व्यवस्था। तो चौथा मान लीजिए, अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, है ना, मींस अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इस आधार पर देख रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है। हम बताए थे कि क्या बताए थे, इनमें पार्टिकल्स का रेगुलर ऑर्डर होता है और ये बार बार रिपीट होकर एक बड़ा पैटर्न बना देते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। मीन्स ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं। चलिए, अगर क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था, और इसमें हम बताए थे कि एक कोई रेगुलर पैटर्न नहीं दिखता है। 3 जगह दिखा था फिर लुप्त हो गया था, फिर 3 जगह एक जगह दिखा फिर लुप्त हो गया। तो दीवार कहाँ खड़ी हो पाई थी, नहीं खड़ी हो पाई थी। इसका मतलब बहुत ऊपर तक दीवार नहीं जा पाई थी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैसा कणों की कैसी व्यवस्था होती है, लघु परासी व्यवस्था होती है। तो एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लघु परासी व्यवस्था, लघु परासी व्यवस्था, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। चलिए, नेक्स्ट डिफरेंस किसके बेस पे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं प्रकृति, किस टाइप के ये ठोस होते हैं, है ना। प्रकृति, नेचर, है ना। तो प्रकृति क्या, इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस यानी ट्रू सॉलिड कहा जाता है, TRUE, ट्रू सॉलिड कहा जाता है। और इनकी बात करें तो इन्हें कहा जाता है या तो अतिशीतित द्रव कहा जाता है, अतिशीतित द्रव कहा जाता है, या छद्म ठोस कहा जाता है ना। सुपर कूल्ड लिक्विड, या स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। अच्छा, जैसे अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए ये क्या है, जैसे बहुत पुरानी मकान हो जाए, बहुत पुराने मकान हो जाए और उनके खिड़कियों को देखें जो कि कांच के बने होते हैं, ठीक है। उनके अगर खिड़कियों को देखें जो कि कांच के बने होते हैं, तो अगर उनको ध्यान से देखें तो वो नीचे की ओर क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर मोटे हो जाते हैं और दुधिया हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर मोटे एवं दुधिया हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी उस पर वर्क करती है। सालों साल कांच जब उस खिड़की में लगा रहता है, तब की बात हो रही है, बहुत पुराने मकानों की बात हो रही है। तो पृथ्वी का ग्रेविटी ऑलवेज वर्क करता रहता है। तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर क्या आती है, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी आती है, मतलब फ्लो करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कि वो बहने लगते हैं और बहते बहते किधर पहुंच जाते हैं, नीचे की ओर पहुंच जाते हैं। इसलिए जो कांच होता है वो ऊपर तो पतला होता है लेकिन नीचे क्या, मोटा और दुधिया हो जाता है। तो अब चूंकि फ्लो होने की प्रॉपर्टी, कंस्टिट्यूएंट के फ्लो होने की प्रॉपर्टी किसमें होती है, द्रव में होती है। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या कह देते हैं, अतिशीतित द्रव कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अतिशीतित द्रव। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं छठवीं। तो छठवीं प्रॉपर्टी बात करेंगे विदलन गुण। क्या बात करेंगे, विदलन गुण। इसको कहते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है, तो क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो जो विदलन गुण होता है इसमें अस्पष्ट होता है, और इसमें विदलन गुण अस्पष्ट होता है, इसमें अस्पष्ट होता है। अब कुछ लोग के माइंड में आ रहा होगा कि ये विदलन गुण होता क्या है। तो विदलन गुण क्या होता है, लिख लीजिए कि चाकू से काटने पर सपाट सतह वाले टुकड़ों में टूट जाना। चाकू से काटने पर सपाट सतह वाले टुकड़ों में विभाजित होना। सपाट सतह वाले टुकड़ों में विभाजित होना। जैसे पनीर है, तो पनीर को जब काटते हैं तो वो जैसे ही पनीर को काटे तो जो 2 टुकड़े में हुआ एकदम सपाट होता है, एकदम प्लेन होता है। लेकिन चाक को जब आप ब्रेक करते हैं तो उसकी सतह जो होती है वो खुरदुरी होती है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, विदलन गुण क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, अस्पष्ट होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, अस्पष्ट होता है। 7वें डिफरेंस की बात करते हैं, और 7वां डिफरेंस किसके आधार पर देखेंगे, दैशिकता के आधार पर। किसके आधार पर, दैशिकता के आधार पर।
तो अगर क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। कैसे होते हैं? विषमदैशिक होते हैं। ठीक। और अगर इनकी बात करें तो ये समदैशिक होते हैं। समदैशिक। ठीक, यानी ये आइसोट्रॉपी होते हैं। आइसोट्रॉपी। और ये होते हैं एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो विषमदैशिकता मतलब समझ लीजिए। विषमदैशिकता का मतलब होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में, अलग अलग दिशा में अलग अलग भौतिक गुण, अलग अलग भौतिक गुण, भौतिक गुण यानी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। और यहां क्या होता है? अलग अलग दिशाओं में सेम भौतिक गुण, समान भौतिक गुण, अलग अलग दिशाओं में समान भौतिक गुण, समान भौतिक गुण। ठीक। तो अब देखिए कैसे समझेंगे। और ये किस किस फिजिकल प्रॉपर्टी की बात, जैसे कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं यहां पे? तो जैसे उष्मीय चालकता हो गई आपकी, उष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, और जैसे बात कर लें कठोरता, और जैसे बात कर लें अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी जो होंगे, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। जैसे अगर बात करें, इधर समझा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए NaCl का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इस तरीके से NaCl, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, इस तरीके से ओरिएंटेड होता है। और फिर से देख लीजिए Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, फिर से देख लीजिए Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, फिर से देख लीजिए Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव। तो आइए, ये कारण क्या है इसका कि अलग अलग दिशाओं में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, एक डायरेक्शन हम इधर से इधर बना रहे हैं ऐसे, इसको नाम दे रहे हैं A से B, ऐसा नाम दे रहे हैं। और एक डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे। ठीक। तो अगर इधर देखेंगे, दोनों साइड के पार्टिकल देखिए, इधर Cl निगेटिव, इधर Na पॉजिटिव, इधर Na पॉजिटिव, इधर Cl निगेटिव, इधर Cl निगेटिव, इधर Na पॉजिटिव, इधर Na पॉजिटिव, इधर Cl निगेटिव। और अगर इस डायरेक्शन में C से D, मान लीजिए इसको नाम दे रहे हैं C से D डायरेक्शन में देखेंगे, तो इधर Na पॉजिटिव है और इधर Na पॉजिटिव है और इधर Na पॉजिटिव है, तीनों Na पॉजिटिव। यहाँ क्या था? यहाँ देखिएगा, यहाँ C एक सीधे में Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव। और यहाँ देखिए Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Cl निगेटिव। और इधर देखिए Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव। तो दोनों दिशाओं में जब हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देख रहे हैं तो ये डिफरेंट टाइप, इनके पार्टिकल डिफरेंट टाइप के ओरिएंटेशन में है और इनके पार्टिकल डिफरेंट टाइप के ओरिएंटेशन में है। तो क्या कारण है? कारण लिख लीजिए, रीजन लिख लीजिए, रीजन लिख लीजिए कि क्या कारण है कि डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो क्रिस्टलाइन पार्टिकल अलग अलग ओरिएंटेड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिख लीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग ओरिएंटेड रहते हैं, अलग अलग ओरिएंटेड रहते हैं। तो इसी कारण से हर विभिन्न डायरेक्शन में देखेंगे तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है ना। जैसे अगर अपवर्तनांक निकालना चाहेंगे तो इधर अलग और इधर अलग। अरे भाई, अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक में तो माध्यम का बहुत प्रभाव पड़ता है, सघन से विरल, विरल से सघन, है ना। तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल अलग अलग ओरिएंटेड है और यहाँ डिफरेंट प्रकार से ओरिएंटेड है, तो अपवर्तनांक में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं? विषमदैशिक होते हैं, अर्थात अलग अलग दिशाओं में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। और कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी? जैसे उष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से फिजिक्स में पढ़े थे ना क्लास 10th में,
चलो समदैशिकता की बात करें तो हमने बता दिया कि अलग अलग दिशाओं में समान भौतिक गुण दिखाता है। अब कैसे, रीजन समझ लीजिए। जैसे इसमें क्या होता है, इसके पार्टिकल क्या, इसके पार्टिकल में कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। इसमें सबसे पहली बात बताए थे कि इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। ध्यान समझिएगा, इसमें क्या आता है, क्या होता है कि पार्टिकल्स का शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है, और शॉर्ट रेंज मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक इनका अरेंजमेंट नहीं पाया जा रहा है। और चूंकि ये इनके पार्टिकल कैसे इररेगुलर अरेंजमेंट में इस तरीके की व्यवस्था दर्शाते हैं कि हर तरफ इनके पार्टिकल में सिमेट्रिसिटी बनी रहती है, हर तरफ इनके पार्टिकल में सिमेट्रिसिटी बनी रहती है। अरे भाई इंटरवल हुआ है, आप खड़े हो, इधर भी आपके लिए भीड़ है, इधर भी आपके लिए भीड़ है, सामने भी आपके लिए भीड़ है, हर तरफ आपके लिए भीड़ ही भीड़ है। तो आपके लिए सिमेट्री चीज है, कोई इधर 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 कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, आपके लिए भी भीड़, ये भी भीड़, ये भी भीड़ है ना। जैसे प्रेयर की लाइन लगी होती है, तो प्रेयर की लाइन में अगर देखेंगे तो प्रेयर की लाइन में क्या होता है, एक लाइन से अगर देखें तो क्लास 9 के ही लड़के दिखाई दे रहे हैं, और फिर से एक लाइन से देखेंगे तो फिर क्लास 10 के लड़के दिखाई दे रहे हैं, और फिर से एक लाइन से देखेंगे तो क्लास 11 के लड़के दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से दिखाई देते रहते हैं। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट था। लेकिन अगर तिरछा देखिए, तिरछा, तो तिरछे में क्या हो रहा है, कोई लड़का दिखाई दे रहा है, एक लड़के क्लास 9 का लड़का, तिरछे में क्लास 10 का, फिर 9 फिर 10, तो डिफरेंट पार्टिकल का ओरिएंटेशन है। और सीधे में क्या था, सब क्लास 9 के ही लड़के थे, तो यहाँ पे डिफरेंट ओरिएंटेशन है। तो ये क्या हो गया, ये विषमदैशिकता की बात हो गई। और समदैशिकता की इंटरवल हुआ है। अब इंटरवल हुआ है तो मतलब पूरे लड़के एकदम इररेगुलर ऑर्डर में है और भीड़ है, हर तरफ आपके लिए वो भीड़ ही भीड़ है, तो वो क्या हो जाएगा, समदैशिक हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग दिशाओं में समान भौतिक गुण होता है, तो लिख लीजिए कि ये इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। लिख लीजिए, इनमें पार्टिकल में शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है, और इस तरीके का इररेगुलर अरेंजमेंट दर्शाते हैं, और ये इस तरह का इररेगुलर अरेंजमेंट दर्शाते हैं, इररेगुलर अरेंजमेंट दर्शाते हैं कि इनका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल बना रहे, कि इनका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल बना रहे। इसीलिए अब जब सिमेट्रिकल ही बना रहता है तो इसीलिए हर दिशा में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और 8वीं प्रॉपर्टी है हमारी शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व, शीतलन वक्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलिंग कर्व। अब शीतलन वक्र का क्या मामला होता है, तो क्रिस्टलीय ठोसों में शीतलन वक्र कैसा होता है, इसमें असतत शीतलन वक्र पाया जाता है, असतत शीतलन वक्र। और इसमें शीतलन वक्र की बात करें तो इसमें सतत शीतलन वक्र पाया जाता है, सतत शीतलन वक्र पाया जाता है। अब असतत शीतलन वक्र का मतलब क्या समझे, मान लीजिए हमारे पास एक ठोस है, और इस ठोस को हम पूरी तरीके से क्या कर दिए हैं, गर्म कर दिए हैं। गर्म करने पर ही मान लीजिए कि भाप में परिवर्तित हो गया है। अब इस भाप को हमको ठोस में परिवर्तित करना है, यानी बर्फ में परिवर्तित करना है। मतलब इसके टेम्परेचर को गिराना पड़ेगा, मतलब कूल करने चल रहे हैं। तो कूल करने पे हमको क्या प्राप्त होता है कि इनका ग्राफ असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसे, आइए देख लेते हैं किस प्रकार से। मान लीजिए कि इस तरीके से हमने दो एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस है, हम क्या देखने चल रहे हैं, हम देखने चल रहे हैं कूलिंग कर्व ऑफ आइस, कूलिंग कर्व ऑफ आइस, बर्फ का शीतलन वक्र देखने चल रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। मान लीजिए वाई एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर ले लिए, तापमान ले लिए हैं, और एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। और मान लीजिए कि भाप में हम परिवर्तित कर चुके हैं किसको, बर्फ को, ठीक। और मान लीजिए कि भाप का जो उस समय तापमान है, जिस समय वो भाप है, मान लीजिए 220 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। कितना है, 220 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको हमको कूल करना है ना, कूलिंग कर्व देखने चल रहे हैं, तो हमको कूल करना होगा। तो इसको ठंडा करते जाइए, कितना पहुंचेगा, 200 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, फिर क्या 180 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, फिर क्या 150 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। ऐसे करते करते मतलब हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। मतलब टेम्परेचर समय के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेम्परेचर समय के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक ऐसी अवस्था आती है जहां पे तापमान क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भाप है, भाप वो किस में परिवर्तित होने शुरू हो जाता है,
वो भाप द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जिस समय ये शुरुआत होती है किसका, भाप का द्रव में बदलने का, मतलब अवस्था परिवर्तन, जिस समय भाप का अवस्था परिवर्तन हो रहा है, किसका, भाप का, किसमें, द्रव में, उस समय आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो क्या, वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट होता रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, नियत ही रहता है। कब, जिस समय अवस्था परिवर्तन हो रहा है, जिस समय भाप द्रव में परिवर्तित हो जा रहा है। और जब पूरी तरीके से भाप द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो फिर से ये टेम्परेचर क्या, गिरने लगता है, फिर से टेम्परेचर गिरने लगता है, गिरने लगता है, गिरने लगता है, और 90 हुआ, 80 हुआ, और ऐसे होते होते जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तब फिर से क्या होता है, ये द्रव अब 0 डिग्री सेल्सियस जैसे हुआ, यहां से अब ये फिर से ठोस में परिवर्तित होना, यानी बर्फ में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। इस एक्स एक्सिस को और बड़ा बना लें, एक्स एक्सिस को और बड़ा बना लें, तो अब ये किसमें, फिर से बर्फ में परिवर्तित होना शुरू हो जा रहा है। फिर से यहाँ क्या हो रहा है, अर्थात अवस्था परिवर्तन हो रहा है। और फिर से आप पाएंगे कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है, यानी द्रव किस में जा रहा है, बर्फ में जा रहा है, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। कब तक बना रहता है, जब तक पूरी तरीके से ये द्रव बर्फ में परिवर्तित ना हो जाए। और जब ये पूरी तरीके से द्रव बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तो फिर से इसका टेम्परेचर गिरने लगता है, फिर से इसका टेम्परेचर क्या होने लगता है, गिरने लगता है। तो हम देख रहे हैं कि कूलिंग कर्व ऑफ आइस कैसा हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस। पहले टेम्परेचर गिर रहा था, फिर कुछ देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों हो रहा है, क्लास 9 में आप लोग गलन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा पढ़ के आ रहे हैं ना, तो ये ये गुप्त उष्मा की बात हो रही है, ये भी गुप्त उष्मा की बात हो रही है ना। कुछ देर तक, जब तक वो भाप द्रव में परिवर्तित हो रहा है, टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, उसको द्रव में परिवर्तित करने में जो रहा है, इसीलिए टच करने पे वो कांस्टेंट हमको प्रतीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अवस्था परिवर्तन करने पर तापमान नियत था, यहाँ भी अवस्था परिवर्तन करने पर तापमान नियत था। इसीलिए हमने बोला कि शीतलन वक्र क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैसा प्राप्त होता है, असतत शीतलन वक्र प्राप्त होता है। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो यहाँ पे शीतलन वक्र कैसा, सतत, कंटिन्यूअस प्राप्त होता है, कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है, एक्स वाई, है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये वाइड टेम्परेचर रेंज में मेल्ट होते हैं और इसमें कहीं भी टेम्परेचर कहीं भी नियत नहीं होता है, टेम्परेचर कहीं भी नियत नहीं होता है। तो इसीलिए इसमें कैसा वक्र हमको प्राप्त होता है, कर्व हमको प्राप्त होता है, सतत कर्व प्राप्त होता है।